अस्सलाम वालेकुम यू ऑल वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सोच बदलो MAK। वेल, आज के लेक्चर में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के जो मेन टॉपिक है, यानी कि पूरे चैप्टर का एक इंट्रो लेंगे, एक शॉर्ट से इंट्रो लेंगे और इसके जो हर एक टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कि आप चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आ रहे हैं या फिर आते जाते रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब करने का शर्फ मुझे नहीं बख्शा, तो ऐसा करेंगे, मुझे नहीं सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करने का शर्फ नहीं बख्शा, तो नीचे जाओ, लाल कलर का होगा एक बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जाके दबा दो, ठीक है। तो सब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियो तुमने लाइक की होती वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इस जो आज का लेक्चर है इसमें जो टॉपिक है हमारा, मतलब कि जो हमारा टाइटल है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसको पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है उसका मतलब क्या है। यानी कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि सॉरी इसका इंट्रोडक्शन यानी कि बताना चाहता हूँ। तो टर्निंग मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर के रोटेट करता है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ टर्निंग, राइट। इफेक्ट असर को बोला जाता है, मतलब ये कि अगर के वो एक ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है तो इस वक्त इसका जो ये इफेक्ट है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कोई फोर्स लग रही है। मतलब ये कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं और वो टर्न करता है तो ऐसे में ये जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ये कि जो अभी हमने थर्ड चैप्टर अभी भी हमने रिसेंटली पढ़ा था, यानी कि उस पर मैंने जो लेक्चर दिए थे उसमें मैंने ये कहा था कि अगर के फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो उसको मतलब कि मूव करती है, यानी कि वो अगर के लीनियर मोशन करता है तो वो हमारे पर लीनियर मोशन है। लेकिन फोर्स इस तरह से लगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टर्न हो, वो टर्निंग इफेक्ट जो होगा उसके बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीट और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर के हमेशा की तरह रूबिक्स क्यूब मेरे हाथ में है, ठीक है, क्योंकि यही एक मेरे पास एक आला है जिससे मैं मतलब कि डेमोस्ट्रेट कर सकता हूँ। ओह यस, निकल आया आराम से, ठीक है। लेट्स से अगर कि मेरे पास जो है ये एक फोर्स लग रही है इस पर और ये मोशन कर रहा है तो ये लीनियर मोशन है। लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स इस तरह से लगाऊं कि मेरे पास ये रोटेट करना शुरू हो जाए, यानी कि टर्न करना शुरू हो जाए, तो ऐसे में ये जो टर्निंग इफेक्ट आया है, मतलब कि इसमें जो ये टर्निंग प्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें जो है इंट्रोडक्शन तो चलो हो गया टर्निंग इफेक्ट का, कि मतलब कि तफसील से मैंने बता दिया कि टर्निंग इफेक्ट जो है कैसे मतलब कि आता है और फोर्सेस जब लगेंगी तो उसमें टर्निंग इफेक्ट होगा। तो ऐसे में हम इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब कि लाइक कहते हैं सेम डायरेक्शन में, अगर कि फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हों तो ऐसे में हम लाइक उनको हम बोलेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं अगर के सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, मतलब कि एक बस है उसको हम सब धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं उसको, तो हम सब की डायरेक्शन तो ऐसे मतलब कि सामने की तरफ है ना, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और अगर के ऐसे हो कि एक जो वेट है या एक कोई मैस है वो हमने थ्रेड के साथ एक धागे के साथ बांधा हुआ है, तो ऐसे में उसका वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, तो ये दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको भी हम तफसील से अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको देख लेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं टिक मार्क करता रहता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है ये, अब आप लोग कहेंगे सर ये एडिशन तो हमने बचपन में पढ़ी थी, मतलब कि 1 + 1 2 + 2, तो ये भी उसी तरह की एडिशन है, लेकिन ये वो वाली एडिशन सिंपल नहीं है। अब याद रखना कि एडिशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक आपको सेपरेट दिया हुआ है यहाँ पर, उसकी रीज़न है, मतलब ये कि जब कभी भी आपको एक नंबर होता है, मतलब कि आपको कहा जाता है कि 1 + 2 किया जाए, तो ऐसे में ये जो 1 + 2 है ये आप कहेंगे कि सर ये तो अब आप सवाल पूछ के हमें शर्मिंदा ही कर रहे हैं कि इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं, 3 आंसर आता है। तो वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो उनको हम वेक्टर को हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के तहत। तो ऐसे में हमने हेड टू टेल रूल सीखना होगा कि हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या होता है और हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं और क्यों ऐड कर सकते हैं, मतलब कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको तमाम की तमाम जो एक्सप्लेनेशन है ये लेक्चर में मिल जाएगी, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं टेक कर लेता हूँ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक ये रूबिक्स क्यूब है, ये इसका जो है मतलब कि एक कंपोनेंट है, मैं इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लेता हूँ, ठीक है।
मतलब कि मैं इस पूरे रूबिक्स क्यूब के इसके जो पार्ट्स हैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ। तो अगर के मैंने जो ये स्प्लिटिंग की है तो मैं एक रूबिक्स क्यूब को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। और इस रिजॉल्व करने के प्रोसेस को जो है वो रेजोल्यूशन बोला जाता है। इसकी आसान सी मिसाल ये है ना कि जब आप एक चीज़ को पीसेस में डिवाइड करके उसका इफेक्ट देखते हैं, तो ऐसे में जो है वो प्रोसेस जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन भी किसी भी चीज़ की कहलाती है। तो जो फोर्सेस है यहाँ पर ये वेक्टर्स है, मतलब कि वेक्टर्स की या फिर फोर्सेस की आप रेजोल्यूशन की जाती है। तो ऐसे में हमारे पास जो है उसके कंपोनेंट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। सॉरी, अगर के हमारे पास ये लेट से एक फोर्स है और मैं उसको उसके कंपोनेंट्स में, मतलब कि उसके जो पार्ट्स हैं आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया यार, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है कि जब मैं उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा तो उसका जो असर देखने का प्रोसेस है, यानी कि उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहेंगे। तो ये भी आपको इंशाल्लाह लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है टॉर्क का। अब ये टॉर्क जो है यही हमारा मतलब कि मेन जो टॉपिक है, वो जो इस चैप्टर पर, जो हर चैप्टर का एक मेन टॉपिक होता है जिस पर हम वो पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड करता है। तो यहाँ पर जो है टॉर्क जो है हमारा सबसे मेन टॉपिक है। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। मतलब ये कि मैंने जो आपको शुरू में बताया था, जो लेक्चर स्टार्ट करते वक्त मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर मेरे पास फोर्स लग रही है और ऐसे में वो जो फोर्स है, मतलब कि वो फोर्स रोटेशन या टर्निंग प्रोड्यूस कर रही है, टर्निंग वर्ड ठीक रहेगा, मैं रोटेशन कह देता हूँ लेकिन टर्निंग वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे में वो जो फोर्स टर्निंग प्रोड्यूस कर रही है उसको हम टॉर्क बोलते हैं या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। दिस इज मूवमेंट, राइट, MOMENT, मूवमेंट कहा जाता है, नॉट मूवमेंट। आप इसको मूवमेंट नहीं कहेंगे, बहुत लोग इसको मूवमेंट समझ लेते हैं, MOVE वाला। तो VE वाला नहीं आएगा, ये सिर्फ मोमेंट आपके पास आएगा। मोमेंट वर्ड इज द स्पेसिफिक वर्ड, आई थिंक मोमेंट ठीक रहेगा। अच्छा जी, तो अगर कि हमारे पास जो है ये फोर्स मतलब कि टर्निंग लेके आती है तो ऐसे में हम उसको टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है ये जो डोर है, मतलब कि हम इस डोर को मतलब कि ओपन करते हैं तो वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो टर्न होता है। तो ऐसे में वो हमारे पास हम कहते हैं कि उस डोर में, उस दरवाजे में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो हमारे पास की एक मतलब कि कॉमन सी एग्जांपल है। तो वो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि हर लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वो लेक्चर कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो ये टॉर्क हो गया हमारे पास। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास टॉर्क पर ही होता है, लेकिन हमारे पास जो है उसमें एक्चुअली होता ये है कि हम उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास घड़ी मतलब कि घड़ी की नीडल आपके पास रोटेट करती है या मूव करती है उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और जिसके और ऑपोजिट डायरेक्शन को हम जो है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो हमारे पास जितना एक लेट्स से एक प्रोसेस, एक प्लैंक है या एक रॉड है, उसमें अगर कि ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है, तो हमारे पास ये जो मूवमेंट होगी ये हमारे पास मूवमेंट आर्म होता है, ठीक है। वो लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आर भी कहते हैं, इसको एल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये जब नीचे आता है तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और ऐसे में अगर कि ये यहाँ से फोर्स लगे और ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है तो ये हमारे पास जो है मतलब कि नीचे आएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ये जो है यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, नॉट डायरेक्शन, आपके पास मूवमेंट का वर्ड यहाँ पर ठीक रहेगा। अगर कि आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट जितनी भी आ रही है, यानी कि टॉर्क जितना भी क्लॉकवाइज आ रहा है वो, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास जितना आ रहा है वो अगर कि इक्वल है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में जितना भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है वो, और जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है वो, अगर कि वो इक्वल हो और सेम हो तो हम उसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये भाई हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसका लेक्चर भी आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेसिकली हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट में, रिजिड बॉडी में, हम रिजिड बॉडी सपोज कर लेते हैं, सख्त बॉडी या फिर वो बॉडी जिसकी जो पार्टिकल जब हम फोर्स लगाएं तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, यानी कि उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म ना हो। अब लिक्विड जितने भी होते हैं, गैसेज होती हैं, उनको हम रिजिड बॉडी नहीं कहते। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से हो, ये जो
कार्डबोर्ड है, ये हमारे पास लेट से जो है ये अब रिजिड बॉडी, इस पर हम फोर्स लगाते हैं लेट से, लेकिन इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं हो रही, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहे। तो ऐसे में यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसा होगा जिस पर इसका तमाम का तमाम जो है वेट एक्ट करता है। वो पार्टिकल जहाँ पर इस तमाम का इस पूरे बोर्ड का वेट एक्ट करता है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं। ठीक हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और वो पॉइंट जिस पर हम फोर्स लगाएं और वो बिना रोटेशन के रोटेट हो या मूव हो, सॉरी, तो ऐसे में हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास सेंटर ऑफ मैस होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले सेंटर ऑफ मैस को देख लेते हैं। अगर कि मेरे पास ये मार्कर है ना, मैं इसको यहाँ से मतलब कि फोर्स लगाता हूँ तो ये मतलब कि मेरे पास जो है ऐसे में ये रोटेट करना शुरू होता है, मतलब कि ये इस तरह से मोशन करता है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से फोर्स लगाता हूँ, यानी कि दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे मैं फोर्स लगाऊं तो ये बिना रोटेशन के मूव करेगा, तो उस पॉइंट को हम जो हैं वो सेंटर ऑफ मैस बोलते हैं। उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वो देख लें, वो तफसील से आपको समझ में आएगी कि सेंटर ऑफ मैस क्या होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कि मैं बता चुका कि ये जो एक सेंटर में पॉइंट होता है, और मैंने वो घुमा के भी बताया हुआ है कि वो पॉइंट जिस पर इस ऑब्जेक्ट का तमाम वेट एक्ट करता है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसको घुमा के भी देख लेते हैं, ये जो जिस पॉइंट पर ये घूम रहा होता है इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये आपका जो लेक्चर है ये भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आपको ये भी मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमारे पास बेसिकली वो कंडीशन होती है या वो स्टेट होती है जहां पर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो होता है। एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो उसकी स्टेट में चेंज नहीं आता, यानी कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था हमारे पास, यानी कि उसमें कहा था उसने कि अगर के एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर के एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, अनटिल और अनलेस कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर के एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर के एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे में हम उसे भी कहेंगे कि हमारे पास वो क्या है, वो भी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब उसकी कंडीशंस हैं और उसकी स्टेट्स हैं वो आपको मतलब के लेक्चर्स में मिल जाएंगी, सेपरेट लेक्चर मैंने डाले हुए, तो आपको जो है वो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये भी हो गया। इसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस। मतलब ये कि आपके पास अगर के एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन करता है तो ऐसे में हम उसकी स्टेबिलिटी को कैसे जज कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर के एक आदमी है, वो जो सर्कस में एक रोप पर चल के देखते हैं, चल के दिखाते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा रॉड हाथ में पकड़ा होता है। ठीक है, वो भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ, लेकिन उसमें आपको तफसील समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने देखा हो तो वो मतलब कि उन्होंने इस तरह से हाथ में रॉड पकड़ा होता है वो बैलेंस करने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि वो फोर्सेस को बैलेंस करके मतलब कि स्टेबिलिटी की कंडीशन को ओबे कर रहे होते हैं, और ऐसे में वो स्टेबल मतलब कि स्टेट में होते हैं, या स्टेबिलिटी उनकी जो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी है, तो वो हमारे पास जो है वहाँ पर मतलब कि हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास स्टेबिलिटी होती है। और इसके साथ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस, मतलब ये कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को रखें या कैसे उसको अरेंज करें कि उसका जो सेंटर ऑफ मैस है उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए कि हमारे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो रेसिंग कार्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़मीन के करीब होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ मैस है वो नीचे रखा जाता है, लो रखा जाता है, तो ऐसे में जो है मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सेंटर ऑफ मैस कम होने से आपकी जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ मैस ऊपर होगा तो उसकी यानी कि हाइट पर होगा तो ऐसे में उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये भी एक कॉमन सा एग्जांपल है। और इसके साथ साथ आपके पास जो है जो गाड़ियाँ मतलब कि जिनकी हाइट ऊपर होती है वो जब टर्न लेती हैं तो वो उलट जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू वो जो गाड़ियाँ हैं वो कार्स हैं, स्पोर्ट्स कार हैं आपकी, वो उनकी जितनी भी हाइट नीचे होती है तो उनका सेंटर ऑफ मैस लो होता है, तो ऐसे में वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रो में समझ में आ गया होगा। अब इसको मज़ीद समझने के लिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, एक लेक्चर में मैंने तफसील से बताया हुआ है। ठीक है, और क्लास 9 का आपका कोई बोर्ड भी है, इट डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट कि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट मेन थीम है वो तमाम के लिए सेम रहता है। तो वो जो लेक्चर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह एक करके मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर देखें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी। और नहीं समझ में आता तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलें, आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।